Students, in our previous video we had discussed about Chauhan dynasty and Slavic dynasty. In this video we will discuss about the remaining dynasties of Delhi Sultanate. So first one is Khilji dynasty. The time period of Khilji dynasty was from 1290 to 1320 and the founder of Khilji dynasty was Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji ruled over Delhi Sultanate for a time period of 6 years, that is from 1290 to 1296. Then उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर बैठा और दिल्ली के ऊपर इसने अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से काम किए अपने शासनकाल में, बहुत से अच्छे काम किए। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था फ्रॉम 1296 टू 1316। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन सभी डेट्स को आप नोट करते रहें, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। खिलजी डायनेस्टी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी आई जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रही? तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो इन्होंने लगभग 100 साल तक तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना अधिकार बना के रखा। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक सन 1320 से लेके 1324 तक राजगद्दी पर रहा। इसके बाद इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजगद्दी संभाली, जो कि 1324 से लेके 1351 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर काबिज रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अपने शासनकाल के दौरान बहुत से काम किए थे और इसने एक नई दिशा, सोचने की एक नई दिशा प्रदान की थी लोगों को और आने वाले रूलर्स के लिए भी। उन सभी के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहा तुगलक डायनेस्टी का, इसने 1351 से लेके 1388 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर काबिज रहा। और इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी इस तरह का जो वंशज था इनका, कोई इस तरह का शक्तिशाली वंशज पैदा नहीं हुआ जो कि इस दिल्ली सल्तनत को संभाल के रख सके। तो जैसे ही तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो कमज़ोर पड़ने लगे तो दूसरे इधर उधर से जो अलग अलग जो इनके सूबे के जो सूबेदार थे और जो दूसरे राजा थे, दूसरी डायनेस्टी थी, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर आंखें गड़ाना शुरू कर दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी खिज़िर खान ने 1414 से लेकर 1451 तक। जो खिलजी डायनेस्टी है वो सत्ता में रही, लेकिन जो खिज़िर खान था उसने 1414 से लेकर 1421 तक के अपने शासनकाल में राजगद्दी पर राज किया। इसके बाद जो शासक हुए वो इतने कमज़ोर साबित हुए कि वो इस राजगद्दी को बचा के नहीं रख सके। इसके बाद नेक्स्ट आती है जो हमारी जो दिल्ली सल्तनत की जो अगली डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के अंदर इन्होंने 1451 से लेके 1526 तक इस पर राज किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और फाउंडर कौन था लोधी डायनेस्टी का? बहलोल लोधी। लोधी डायनेस्टी के अंदर भी बहुत से इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इस चैप्टर के अंदर दी हुई हैं और जो इस डायनेस्टीज की अलग अलग काम करने की प्रक्रिया को दिखाती हैं। जैसा कि हमने देखा इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है उन लेखों से, शिलालेखों से, पत्र लेखों से
जो कि उस समय लिखे गए थे और जिन्हें आज तक सुरक्षित रखा गया है। लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमियां थी, क्योंकि वो जो लेख लिखे जाते थे वो उन कर्मचारियों के द्वारा लिखे जाते थे, उन लोगों के द्वारा लिखे जाते थे जो राजा के राज दरबार में रहते थे, और जो राजा को खुश करने के लिए राजा के बारे में ही ज़्यादातर लिखते थे और प्रजा के दुखों के बारे में ज़्यादातर नहीं लिखा जाता था, लिखी गई थी। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको और अधिक जानकारी देंगी इस चैप्टर के बारे में। So students, now let's study about some important terms which are used during the different dynasties, and these terms are, first one is Tariq or Tawarikhs. Tarikhs or Tawarikhs were the writers, the script writers which wrote all these histories about the different dynasties, and they were mainly the poets in the reign of any kingdom. ज़्यादातर क्या होते थे, ये कवि होते थे या लेखक होते थे जो कि राजा के खास होते थे, जैसा कि अभी हमने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है मॉस्कू, मॉस्के, जिसका नाम होता है मस्जिद, जिसको मस्जिद कहा जाता है। जैसे ही इंडिया के अंदर मुस्लिम वंश की स्थापना हुई तो मुस्लिम शासकों ने सबसे पहला काम किया, दुनिया भर की मस्जिदें बनवा दी। दिल्ली और उसके आसपास बहुत सी मस्जिदें बनवा दी इन्होंने अपने पूजा के लिए, और आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ कि कितनी सारी मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। तो ये है मॉस्क। नेक्स्ट इज बंदगन, दीज आर द स्पेशल स्लेव्स विच आर यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। तो ये खास तरह के स्लेव्स होते थे जिनको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता था। क्या नाम था इनका? बंदगन। एंड नेक्स्ट इज इक्ता। इक्ता, इक्ता उस लैंड को कहा जाता था जो लैंड कुछ मिलिट्री कमांडर्स को दे दी जाती थी, और उन मिलिट्री कमांडर्स को उस लैंड का गवर्नर बना दिया जाता था, और उस लैंड से जो भी उस लैंड के अंदर जो भी गांव आते हैं उनसे टैक्स लेने का काम इन मिलिट्री कमांडर्स का होता था। इसके अलावा जो उस मिलिट्री कमांडर की जो सेना की टुकड़ी होती थी उसका भरण पोषण भी उसी जमीन से जो टैक्स आता था उससे किया जाता था। द नेक्स्ट टर्म इज इकतदार। इकतदार जो मिलिट्री कमांडर्स जो हमने पहले पढ़ी थी टर्म इक्ता के जो होल्डर्स होते थे, लैंड होल्डर्स होते थे, उनको इकतदार कहा जाता था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज खराज। खराज एक तरह का टैक्स था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के राज में हुआ करता था, और इस टैक्स में क्या था कि जो भी किसान थे उनको अपनी खेती बाड़ी का, उनकी पैदावार का 50% टैक्स के रूप में राजा को जमा करवाना होता था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। अब क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में तो ये जो डायनेस्टीज थी इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखा था। कुछ डायनेस्टीज जैसे जो खिलजी डायनेस्टी थी और तुगलक डायनेस्टी थी, ये साउथ की तरफ भी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी, और इन्होंने साउथ में भी अपने पैर जमाए। इसके बाद आता है कि किस तरीके से कुछ रूलर्स की जो खास इंपॉर्टेंट उनके डायनेस्टी के दौरान, उनके रूल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी सभी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, 6 डायनेस्टीज के बारे में, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हुए हैं उनमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया बल्कि साउथ की ओर भी अपने पैर फैलाए, और साउथ के भी काफ़ी राज्यों में अपने जो अपना शासन था उसके अंडर किया इन्होंने। अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसने 3 टाइप के टैक्सेस लगाए उस समय किसानों के ऊपर। पहला टैक्स था ऑन कल्टीवेशन, दूसरा ऑन कैटल्स एंड ऑन देयर हाउसेज ऑल्सो, जिसका पक्का मकान होता था उसके ऊपर भी इसने टैक्स लगाया। तो इस कारण इस अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी आलोचना की जाती है इन सब बातों के कारण। इसके बाद मंगोल्स अटैक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के ही राज में जो मंगोल्स थे, जो चीनी आक्रमणकारी थे, मंगोल्स अफगानिस्तान के रास्ते आते थे, ईरान के रास्ते आते थे, उन्होंने भी जो दिल्ली सल्तनत थी
उसके ऊपर कई बार अटैक किया। उनका डर हमेशा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज में विशेष तौर से बना रहता था और इनको उन मंगोलों से भी सामना करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जब लोदी डायनेस्टी में जो आगे जो शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर शासक साबित हुए, तो जो छोटे छोटे राजा थे वो अभी अपनी ताकत धीरे धीरे छोटे लेवल पर बढ़ाने लगे और जो लोदी डायनेस्टी थी उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। तो जब विद्रोह बड़ा हुआ तो कुछ ऐसे राजा उभर कर सामने आए जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र अपना राज्य घोषित कर दिया। इनमें महत्वपूर्ण नाम है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी एक बहुत ही महान शासक हुए हैं जिन्होंने कि लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स किस तरीके से भारत में आए और कैसे इन्होंने भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। तो बच्चों ये सब था आपका थर्ड चैप्टर के बारे में। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने करा दी हैं आपको, सभी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में बता दिया है। हालांकि इन डायनेस्टीज़ के बारे में इतना कुछ नहीं कवर कर पाए क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही था। तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो और ध्यान से इस वीडियो को देखो। मैंने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को भेज दिए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट